हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। और आप लोग का टॉपिक है एटम। ठीक है, इससे आप लोग के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोग का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टंगस्टन तत्व का प्रतीक क्या है। ऑप्शन आप लोग का है TA, ऑप्शन बी है W, ऑप्शन सी है TI और ऑप्शन डी है TC। तो फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी यानी कि W। टंगस्टन का प्रतीक कौन सा होता है, तो W। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन ए आप लोग के रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ये देखिए ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप परमाणु संरचना का पता चला था, ना कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। और दूसरा ऑप्शन है आप लोग के जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। ये भी आप लोग का बिल्कुल गलत है। अगला है सी नंबर, किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। ये आप लोग का बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। और अगला ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या इसके कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब देखिए परमाणु का द्रव्यमान होगा, इससे संयोजकता का मतलब होता है, जो कि कोषों से आ जाएगा कि किसी भी परमाणु की संख्या का कोषों से क्या रिलेटेड है, तो वो संयोजकता पे रिलेट करेगा। क्योंकि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी परमाणु के जो सबसे बाहरी कोष का होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो वो संयोजकता को बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ठीक से ध्यान से देखिएगा। क्षार धातुओं का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। निम्नलिखित क्षार धातुओं में किसका गलनांक अधिकतम होना अपेक्षित है। तो थर्ड का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए यानी कि लिथियम का। बाकी सब भी हैं, ये क्षार ही हैं, लेकिन इनमें से सबका गलनांक बहुत कम होता है, लेकिन इन 4 ऑप्शन में से सबका से अधिक गलनांक लिथियम का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, सीमेंट में जिप्सम का संयोजन होता है, क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सीमेंट के अदृढ़ समय को कम करता है, ऑप्शन बी है अत्यधिक हल्के रंग का सीमेंट बनाता है, या ऑप्शन सी है सीमेंट का अधीरण समय को बढ़ाता है, या ऑप्शन डी चमकीली सतह बनाता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी यानी कि सीमेंट के अधीरण समय को बताता है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं को एक साथ वेल्ड करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ऐसा उच्च तापमान किसके दहन से प्राप्त होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का ऑक्सीजन में एसिटिलीन के, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन में LPG के, या थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन में मीथेन, या फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन में एसिटिलीन। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 6 का ऑक्सीजन में एसिटिलीन। आप लोग को मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कि धातुओं को जब कभी एक उच्च मात्रा दिया जाता है, मान लीजिए उसको गलाने के लिए या फिर कुछ करने के लिए उसको एक उच्च मात्रा हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, अब वो उच्च मात्रा में जिसका उससे दहन प्राप्त हो जाता है, मतलब कि अब वो गलना दहन करना स्टार्ट कर देता है, तो वो किसके कारण, कौन सा ऐसा गैस होता है जिसके कारण वो ऐसा कार्य करना शुरू कर देता है। तो ऑक्सीजन में एसिटिलीन नाम का एक गैस होता है, उसके कारण वो ऐसा कार्य करना, ऐसा व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। आई होप आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात सदैव समान रहता है, इससे किस नियम की वैधता सिद्ध होती है। अच्छा, अमोनिया का परमाणु सूत्र क्या होता है। अमोनिया का परमाणु सूत्र क्या होता है, ये NH3 होता है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखने को मिल रहा है कि का है नाइट्रोजन का, उसका एक परमाणु संख्या यहाँ पे है, और हाइड्रोजन का कितना है, तो 3 है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन बोल रहा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अनुपात सदैव समान रहता है, इसका किस नियम का वैधता सिद्ध होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आप लोग का व्युत्क्रम अनुपात का, सेकेंड ऑप्शन है स्थिर अनुपात का, थर्ड ऑप्शन है गणित अनुपात का, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 7th का राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी यानी कि स्थिर अनुपात का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, और इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। देखिए, बोरिक एसिड अम्ल है क्योंकि, फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का राइट है, इसी को डायरेक्ट पढ़ते हैं हम लोग। इसका अणु जल निर्मुक्त करने वाले प्रोटॉन से OH लेता है। अब कैसा क्यों करता है ये देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिखा दे रहा हूँ। बोरिक अम्ल एक दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल है, यह प्रोटॉनिक अम्ल नहीं है, लेकिन इसका अणु जल निर्मुक्त करने वाले प्रोटॉन से OH लेता है, जो लुईस अम्ल का लक्षण है।
ये बोरिक एसिड अम्ल। अब देखिए इससे मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अब 2-3 क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ कि बताइए कि बुआ कि बोरिक अम्ल कैसा अम्ल है, तो बोलिएगा कि दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल है सर। अब दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा अम्ल कैसा अम्ल नहीं है बोरिक एसिड अम्ल, यूपीएससी में एनडीए के एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो प्रोटॉनिक अम्ल नहीं है। थर्ड मैं पूछ सकता हूं आप लोगों को, प्रोटॉन से OH लेता है तो ये किस अम्ल का लक्षण है, तो ये लुईस अम्ल का लक्षण है। और एक जो क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट दिया हुआ है वो है, ठीक है, आप लोग को पूरा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना, एनडीए में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोग का। 9 नंबर क्वेश्चन है सिरका का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी है सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है टार्टरिक अम्ल। आप लोग के पास एक्सप्लेनेशन भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का ए यानी कि एसिटिक अम्ल। और ये देखिए एसिटिक अम्ल का आप लोग ये याद कर लीजिएगा, सूत्र इसका है रासायनिक सूत्र, और पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप लोग का है, ठीक है। आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बाद में रिवीजन कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस प्रकार से दीप्त होता है, तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी यानी कि मंद ऑक्सीकरण की तरह यह अंधेरे में दीप्त होता है। अब देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मंद ऑक्सीकरण वस्तुतः सफेद फास्फोरस की ऑक्सीजन के साथ आंशिक बल पर अभिक्रिया है, जिसके फलस्वरूप सूक्ष्म रेखीय अणु जैसे HPO व P2O2 का निर्माण होता है, जो अस्थायी होने के लिए दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, बाय।